फ्रॉइड ने सिर्फ साइकोएनालिसिस का आविष्कार नहीं किया था, उसने कुछ और भी खतरनाक खोज निकाला था। महिलाओं की चाहत का एक गुप्त नक्शा। वो नक्शा जो किताबों में नहीं मिलता, बल्कि सबसे अंधेरा और अपराधी संस्करण था। उसकी ये खोज इतनी चौंकाने वाली थी कि खुद उसके अनुयायियों ने इसे दबाने की कोशिश की। आज तुम देखोगे वो क्या था जो वे छुपाना चाहते थे। ना किसी थ्योरी की बात, ना कविताओं की, बल्कि वो कच्ची, बेचैन कर देने वाली सच्चाई कि असल में महिलाओं को क्या चलाता है, जहां नैतिकता और तर्क का कोई वजूद नहीं रहता। सोचो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि फ्राइड की सबसे विस्फोटक और सभी सेंसर किए गए लेखों में महिलाओं के व्यवहार की गहराई तक पहुंचने की चाबी छुपी होती है। सदी भर की पॉलिटिकली करेक्ट बातों के पीछे एक ऐसा मनोवैज्ञानिक नक्शा है जो हाइपरगैमी से लेकर भावनात्मक चालाकी तक सब कुछ समझाता है। और अगर इस छुपे हुए नक्शे को समझना आपको प्यार, ताकत और जिंदगी में लगभग अनुचित फायदा देता है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो मनोविज्ञान की सबसे शुद्ध रूप है। ज्यादातर पुरुष महिलाओं को समझ नहीं पाते। कारण सिर्फ ये नहीं कि उनकी बुद्धि कम है, बल्कि इसलिए कि वे हमें झूठ फैलाए गए, सच्चाई के नाम पर धोखे बेचे गए। खुद बनो, उसे रानी की तरह व्यवहार करो, प्यार सब कुछ जीत लेता है। लेकिन वहीं तलाक के मामले अदालतों में बाढ़ की तरह बढ़ रहे हैं, अकेलापन महामारी की तरह फैल रहा है, और कई पीढ़ियां ऐसे पुरुष रिश्तों में भटकती हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। क्या होगा अगर जवाब हमेशा हमारे सामने ही थे, उस आदमी की लिखी बातों में छिपे हुए थे जिसे दुनिया ने मिटाने की पूरी कोशिश की। आम धारणा के उलट फ्रॉइड का सबसे खतरनाक काम ओडिपस कॉम्प्लेक्स या एनल स्टेज के बारे में नहीं था, वह एक निजी श्रृंखला थी। बाद में उसने जो बातें महिलाओं की चयनी मनोवैज्ञानिक जटिलताओं के बारे में कहीं, उन व्याख्यानों पर पाबंदी लग गई। ये व्याख्यान आम लोगों के लिए नहीं थे, ये वियना की मोमबत्ती जलाए हुए कमरों में फुसफुसाते हुए होने वाली बैठकों में होते थे, जहां फ्रॉइड के शब्द पाप और रहस्य दोनों का वजन रखते थे। हर एक वाक्य ऐसा लगता था जैसे इंसानी दिमाग का एक मना हुआ दरवाजा खोल रहे हों। हर विचार समाज के नैतिक ताने बाने को चुनौती देता था। वह महिला के अवचेतन मन को इतनी सटीकता से खोलता था कि आज के मनोवैज्ञानिक भी डर जाएं। वह बस व्यवहार का वर्णन नहीं कर रहा था, बल्कि वह स्वाभाविक प्रवृत्तियों की तह तक जा रहा था। खुद वो चीजें जो औरतें भी अपने अंदर देखना नहीं चाहती थी, फ्रॉइड ने उन्हें बिल्कुल क्लिनिकल, ठंडे और बेरहम अंदाज में लिखा। लेकिन उसके नोट्स कभी जनता के लिए नहीं थे। उन्हें छुपाया गया, दबाया गया, उसके ही अनुयायियों ने सेंसर किया, क्योंकि जो उसने खोजा था वो प्रगति के लिए नहीं था, वो सत्ता के लिए था। और गलत हाथों में सत्ता, उसने चेतावनी दी थी, इंसानी नजदीकी को पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि फ्रॉइड ने जो खोजा वो कोई थ्योरी नहीं था, वो एक पैटर्न था। उसने देखा कि हर प्यार के इजहार के पीछे, हर एक मुस्कुराहट, हर खामोशी में एक छिपा हुआ सत्ता का खेल होता था। उसने समझा कि चाहत कोई भावना नहीं, बल्कि एक चाल होती है। एक मामला खास था, वियना की वो वुल्फ वुमन, एक उच्च वर्गीय महिला, शालीनता और नैतिकता का मिसाल। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वह अपने चाहने वालों के साथ शिकार जैसा खेल खेलती थी। कभी एक रात उन्हें अपने प्यार की गर्माहट देती, फिर हफ्तों तक चुप्पी साध लेती। उसकी गैर मौजूदगी एक हथियार बन जाती थी, उसकी अनिश्चितता एक जादू। फ्रॉइड ने इसका कारण उसकी बचपन की यादों में खोजा। जब वह 6 साल की थी, उसने अपनी माँ को देखा था, वे धीरे धीरे अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला रही थी। उसने जल्दी ही समझ लिया कि ताकत जबरदस्ती से नहीं मिलती, बल्कि दी जाती है। औरतों को, फ्रॉइड ने महसूस किया, शुरू से ही सिखाया जाता है कि वे कंट्रोल जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझदारी से हासिल करें। नर्मजोशी को हथियार बनाना और भावनाओं को औजार समझना। उन्होंने लिखा, जो वह नकारती है वही उसका हथियार बन जाता है, जो वो रोकती है वही उसका सिंहासन। ये एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। यही वो पल था जब फ्रॉइड ने पागलपन का अध्ययन छोड़कर महिला की रणनीति को समझना शुरू किया। वो आकर्षण को देखने लगा, लेकिन इसे रोमांस नहीं, बल्कि दबदबे और समर्पण के बीच की एक बातचीत समझो। उसने ये जाना कि महिलाओं की चाहत सिर्फ अच्छे आदमी या बुरे आदमी में से चुनने की बात नहीं है। ये एक तरह का चुंबकीय खिंचाव है, एक लगातार बना रहने वाला तनाव, सुरक्षा और खतरे के बीच, आराम और अराजकता के बीच, तारीफ और जीत के बीच। एक विरोधाभास हर औरत के अंदर होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे मानते हैं। और ये तनाव
एक बार जब जाग जाता है तो सबसे शांत महिला को भी धरती की सबसे अनजान सी प्राणी बना देता है। ये नैतिकता नहीं थी जिसका वो पालन करती थी, ये तो कहानी की धड़कन थी, क्योंकि अंदर से हर औरत, फ्रॉइड ने पाया, सिर्फ प्यार की तलाश नहीं करती, वो कहानी में ट्विस्ट चाहती है। ऐसा आदमी जो उसे महसूस कराए, सिर्फ साथ रहने वाला नहीं। ये बात दुनिया को डराने वाली थी, क्योंकि इसका मतलब था कि चाहत को बनाया जा सकता है, प्यार को हिप्नोसिस की तरह कंट्रोल किया जा सकता है, और फ्रॉइड की निजी लेक्चर असल में कंट्रोल का नक्शा थे। एक सदी बाद आधुनिक रिसर्च अब इसे साबित करती है। बिहेवियरल साइकोलॉजी के स्टडीज दिखाते हैं कि भावनात्मक अनिश्चितता वही इनाम देने वाले सर्किट्स एक्टिवेट करती है जो पागलपन, लत और चाहत। सीधे शब्दों में, जो फ्रॉइड ने अपने इंस्टिंक्ट से महसूस किया था, वो अब न्यूरोसाइंस, स्कैनर और ब्लड फ्लो के जरिए साबित कर रही है। फ्रॉइड ने इसे सबसे पहले देखा था। प्यार अंधा नहीं होता, ये दिमाग में बसा होता है। 2012 में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने एक दिलचस्प सच सामने रखा। महिलाओं के लिए ऐसे आदमी से जुड़ना 52% ज्यादा संभव होता है जो थोड़ी कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाता हो। कोई छोटा सा इशारा, देर से जवाब देना, अचानक खामोशी, ये सब जिज्ञासा और फिर चाहत को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो बात पक्की हो वो तो आराम देती है, लेकिन अनिश्चितता में ताकत होती है। एक और रिसर्च जो जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी में छपी, उसमें पाया गया कि महिलाएं किसी आदमी को तब ज्यादा आकर्षक समझती हैं जब उन्हें लगता है कि दूसरी महिलाएं उसे पसंद करती हैं, भले ही वो आदमी दिखने में उतना खास ना हो। ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारी विकासवादी प्रोग्रामिंग है। जो वो देखती है कि दूसरे चाहते हैं, उसका दिमाग उसे कीमती समझता है। ये पुराना इंस्टिंक्ट है, एक तरह का बचाव का तरीका, जिसे हम सिलेक्टिव डिजायर कहते हैं। महिलाएं कभी भी सिर्फ आदमी की असलियत के लिए नहीं अट्रैक्टेड होती, बल्कि इसलिए होती हैं कि वो आदमी दूसरों की नजर में कितना खास है। लोगों को अपनी पसंद नापसंद जताते हैं। ज्यादातर आदमी तो सिर्फ साधारण चाले चल रहे होते हैं, जबकि औरतें 4 आयामी शतरंज खेल रही होती हैं। हर कदम जो वो उठाती है एक मैसेज होता है, एक टेस्ट होता है, एक कसौटी होती है। वो भावनाओं में बहकर नहीं चलती, बल्कि पैटर्न्स को समझती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी एक बार तुमने शतरंज का बोर्ड देख लिया, तो अब कभी दिखावा नहीं कर सकते कि नहीं देखा। जब तुम कोड समझ जाते हो तो तुम सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, बल्कि खिलाड़ी बन जाते हो। सवाल यह है कि क्या तुम अंधे रहना चाहते हो या नक्शा पाना चाहते हो? क्योंकि आखिरकार फ्रॉइड ने उसने कबूल किया कि महिला मनोविज्ञान की एक दूसरी परत भी होती है, इतनी गहरी और ताकतवर कि उसे लिखने में भी झिझक होती थी। उसने इसे डैश शाटनलूस कहा, यानी छाया चक्र, एक अदृश्य तंत्र, एक छुपी हुई ताकत जो लगभग हर महिला के फैसले को बिना उसकी जान पहचान के दिशा देती है। ये कोई जानबूझकर बनाई गई रणनीति नहीं है, ये जैविक कविता है। चाहत और डर, इनाम और जोखिम, सब एक सहज पैटर्न में बुने हुए हैं। उसने इसे छाया चक्र कहा, एक अवचेतन प्रोग्राम जो तर्क से परे आकर्षण को नियंत्रित करता है, नैतिकता या यहाँ तक कि किसी औरत की अपनी खुद की छवि तक पर असर डालता है। ये चुपचाप गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है, हमेशा उसे उस चीज की तरफ खींचता है जिसे वो नहीं चाहती है। और यहीं छुपा है एक परेशान करने वाला सच। जो औरत कहती है वो चाहती है, और जो चीज वास्तव में उसे आकर्षित करती है, अक्सर वो बिल्कुल उलट होती है। वो आदर्श पुरुष को दयालु, धैर्यवान, समझदार बताती है, फिर भी उसे वो इंसान पसंद आ जाता है जो उसके अंदर अराजकता, रोमांच, खतरा महसूस कराता है। उसकी जागरूक सोच आराम चाहती है, लेकिन उसकी अवचेतना तूफान की तलाश में होती है। जो पुरुष सर्किट को समझ लेते हैं, वे बस बहकाते नहीं, वे दिमाग को फिर से सेट कर देते हैं। वे उसके अंदर छुपी हुई प्रवृत्ति की संरचना को जगाते हैं, एक स्विच जो तर्क और नैतिकता की परतों के नीचे दबा होता है। जब ये स्विच एक्टिवेट हो जाता है तो आकर्षण अपने आप हो जाता है। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण 1901 में आया, जब एक काउंटेस और उसके प्रेमी की कहानी सामने आई। फ्राइड के पास एक राजकुमारी आई जो अपने अमीर पति को छोड़कर, जो एक प्रतिष्ठित और आरामदायक जीवन जी रहा था, एक अनपढ़ आम आदमी के साथ रहने चली गई थी। ये उच्च समाज में बड़ी हंगामा मचाने वाली बात थी। आखिर उसने विलासिता, सुरक्षा और सम्मान छोड़कर एक आदमी के लिए ऐसा कैसे किया? उसकी सामाजिक स्थिति से नीचे सच बहुत कठोर था। उसका पति अब पूरी तरह से अनुमान लगाने वाला हो गया था। वो उसकी पूजा करता, उसकी हर मनमर्जी मानता और हमेशा उसकी मंजूरी चाहता। वो नर्म था, परफेक्ट था, इसलिए नजरअंदाज करने वाला था। लेकिन प्रेमी, वो उसे नजरअंदाज करता था। वो कई दिन गायब रहता था। वो उसकी पूजा नहीं करता था, वो उसे उलझन में डाल देता था। उसकी खुमारी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी पूरी उदासीनता में थी, और यही उदासीनता उसे भड़काती थी। ये उसके भीतर छुपे चक्र को जगाती थी, भावनात्मक उलटफेर की अवचेतना लत। फ्राइड ने भी यही पैटर्न बार बार देखा था। बेदहरी से महिलाएं दबे कुचले पुरुषों को तिरस्कार करती हैं, फिर भी उन्हीं पर ध्यान देती हैं जो उनका सामना करते हैं। वे जो उसकी तूफानों में शांत रहते हैं, जो झुकने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि महिला का अवचेतन प्रेम पाने की चाह नहीं रखता। उसे जीतना होता है, कमाना होता है, पाना नहीं।
जब प्यार आसान हो जाता है तो कहानी खत्म हो जाती है। जब उसे पाने के लिए लड़ना पड़ता है तो वो जीवन दायिनी बन जाती है। फ्राइड ने इसे सदियों पहले समझ लिया था और आज की आधुनिक रिसर्च इसे साबित करती है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया है कि महिला का दिमाग डोपामाइन तब रिलीज करता है ना कि मोहब्बत की मौजूदगी नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद होती है। चाहत मतलब संतुष्टि नहीं, बल्कि इंतजार होता है। और जब ये इंतजार खुद पे काबू पाया जाए तो यही सबसे सच्ची ताकत होती है। एक औरत चाहती है कि वो किसी आदमी की नजर में अपनी जगह बनाए, ना कि उससे बिना मेहनत के मिले। यही उलझन उसकी ख्वाहिश को और बढ़ाती है, क्योंकि जो वो मेहनत करके पाती है उसे वो सच में कद्र करती है। जो उसे बिना कोशिश के मिल जाता है उसे वो चुपचाप छोड़ देती है। आधुनिक रिसर्च भी इसे साबित करती है। 2017 में जर्नल ऑफ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ने बताया कि महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो अपनी भावनाओं को चुनिंदा तरीके से दिखाते हैं। अनुपलब्धता उसे ठंडक नहीं बल्कि कंट्रोल आकर्षित करता है। जब आपकी एनर्जी आसानी से हासिल नहीं होती तो ये आपकी अवचेतना में कोई पुरानी बात जगाता है। अनुशासन के जरिए प्रभुत्व। सीधे शब्दों में, जितना कम आप उसकी जरूरत दिखाओगे उतना ही ज्यादा उसे आपकी जरूरत महसूस होगी, क्योंकि कमी से ही चीजों की कीमत बनती है और जो दुर्लभ होता है उसकी पूजा होती है। लेकिन इस सच्चाई का एक अंधेरा पहलू भी है। फ्राइड ने इसे टेस्टिंग मैकेनिज्म कहा था। अनजाने में महिलाएं कमजोरियां तलाशने, झगड़ा करने और चुनौती देने लगती हैं ताकि ये जान सकें कि क्या आदमी दबाव में टूट जाता है। ये टेस्ट क्रूरता नहीं है, ये उसकी फितरत है। उसे तुम्हारे इमोशनल लेवल को फील करना होता है, तभी वो तुम्हारी एनर्जी पर भरोसा कर पाती है। जो लोग इसमें हार जाते हैं उनकी उसकी नजर में कोई कदर नहीं रह जाती, लेकिन जो असल में हिलते नहीं वो उसके अंदर कुछ प्राचीन सा जगा देते हैं। वो शांत सौम्यता, वो मर्दाना स्थिरता उसके उथल पुथल वाले तूफानों के लिए एक तरह से गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करती है। क्लियोपेट्रा ने ये बात फ्राइड से बहुत पहले समझ ली थी। उसने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को फंसाया था। ये सब उसने झुककर नहीं बल्कि चुनौती देकर चालाकी से किया था। वे अपनी दबदबा साबित करने के लिए बेताब रहते थे। उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी पकड़ थी जो अराजकता में लिपटी थी। यही टेंशन उन्हें उसके लिए पागल कर देती थी। वो उन्हें जन्नत की झलकियां दिखाती, फिर उलझन में धकेल देती। हर गैर मौजूदगी चाहत बढ़ाती, हर वापसी राहत देती। यही चक्र, यही लय जादू थी। सीख यह है कि शिष्टाचार अब लोगों को आकर्षित नहीं करता। अच्छे लोग कभी आखिरी नहीं होते। वे तो खेल में ही हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि उसे दया नहीं चाहिए, उसे नजदीकी का टकराव चाहिए। और ध्रुवीयता दूरी मांगती है। फ्राइड को लगता था कि उसने मानव इच्छा की गहराइयों को छू लिया है, जब तक उसने तीसरी परत नहीं खोजी। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर जो इतना मजबूत था कि वो किसी महिला में इतनी गहरी लत पैदा कर सकता था कि वो इसकी जड़ को समझ भी ना पाए। उसने इसे लत प्रोटोकॉल कहा, और ये कोई सादा चालाकी नहीं थी। ये महिला की इच्छा की स्वाभाविक प्रक्रियाओं पर महारत थी। उसके दिमाग के वे सर्किट जो तय करते हैं कि वो किसके बारे में सपने देखे और किसे भूल जाए। एक ध्यान खींचने वाला उदाहरण, गायक और कवि। 1905 में फ्राइड ने एक मशहूर ओपेरा गायिका का केस दर्ज किया जो अपनी नौकरी, अपनी दौलत, यहां तक कि अपने परिवार को भी छोड़कर एक गरीब लेखक के साथ रहने चली गई जो उसे जानबूझकर उदासीनता दिखाता था। उसे हजारों लोग पसंद करते थे, लेकिन वो एक ही आदमी की गुलाम थी। जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसने सादगी से जवाब दिया, जब वो मेरे साथ होता है तो मैं जिंदा महसूस करती हूँ, जब वो जाता है तो मैं खाली महसूस करती हूँ। फ्राइड की डायग्नोसिस थी बीच बीच में मिलने वाली प्रोत्साहन। लेखक उसे ध्यान से भरमार नहीं करता था, वो इसे छोटे छोटे अनपेक्षित तरीके से देता था। उसने इस लय को पकड़ लिया था, और यही अनिश्चितता एक तरह की दवा की तरह काम करती थी। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने वो बात साबित कर दी है जो फ्राइड ने पहले ही महसूस कर ली थी। 2014 में हार्वर्ड की एक स्टडी ने दिखाया कि इंसान का दिमाग अनिश्चित इनामों पर ज्यादा तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है बजाय लगातार मिलने वाले ध्यान के। इसी वजह से डोपामाइन तब ज्यादा रिलीज होती है जब आप कुछ पाने की उम्मीद करते हो, जब सच में कुछ मिलता नहीं। यही वजह है कि स्लॉट मशीनें इतनी लत लगाती हैं और कुछ रिश्ते इतने मुश्किल हो जाते हैं छोड़ना, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा अगली खुशी, अगला मैसेज, अगला संकेत, अगली मुलाकात का पीछा करता रहता है। तुम बन जाते हो वो अनिश्चित इनाम, और उसकी भावनाएं बन जाती हैं सट्टा लगाना। असली राज है ताल को कंट्रोल करना। ज्यादा दो तो वो थक जाती है और दूर हो जाती है। सही वक्त पर बस उतना दो कि वो दीवानगी की हद तक पहुंच जाए। उसका नर्वस सिस्टम प्यार से नहीं, इस तनी हुई हालत और राहत के उतार चढ़ाव से जुड़ता है। लेकिन फ्राइड यही नहीं रुके, वो और भी गहराई में गए। उन्हें शक होने लगा कि इस भावनात्मक लत के पीछे कुछ बड़ा है, पहचान का खुद का रूपांतरण। क्योंकि जब चाहत निर्भरता में बदल जाती है तो वो प्यार नहीं रहता, वो रीप्रोग्रामिंग होती है। फ्राइड ने यह पाया कि महिलाएं सिर्फ ध्यान चाहती नहीं हैं, उन्हें भावनात्मक उतार चढ़ाव चाहिए। वो उतार चढ़ाव, आग और सन्नाटा, एक ऐसा मेल जो उन्हें जिंदा महसूस कराता है। एक विवादित प्रयोग में उन्होंने कुछ महिलाओं को दो तरह के पुरुषों के प्रोफाइल दिखाए, एक जो हमेशा प्यार जताता और एक जैसा रहता था।
और दूसरा जो कभी गर्मजोशी दिखाता तो कभी ठंडा पड़ जाता। नतीजा ये हुआ कि 73% महिलाओं ने उस अनिश्चित पुरुष को चुना, भले ही उन्हें पता था कि उसका व्यवहार अस्थिर है। क्यों? क्योंकि स्थिरता उसको शांत करता है, लेकिन तनाव बिजली की तरह झकझोर देता है। पहले से पता होना सुकून है, लेकिन सुकून जुनून को मार देता है। अच्छे आदमी लगातार मोहब्बत देते हैं, न कोई उतार चढ़ाव, न कोई जज्बात। लेकिन वो आदमी जो मौजूदगी और रहस्य के बीच झूलता है, गर्मजोशी और दूरी के बीच, वो सच में उसके नर्वस सिस्टम को इस कदर बदल देता है कि वो उसे और ज्यादा चाहने लगे। ये कोई चालाकी नहीं है, ये तो बायोलॉजी है। उसके दिमाग में अनिश्चितता को अहमियत से जोड़ देता है। जितनी ज्यादा भावनात्मक बदलाव तुम पैदा करोगे, उतनी ज्यादा कीमत तुम्हारे अवचेतन मन में तुम्हारी बनेगी। इतिहास के महान सिडक्सर इस बात को बिना सोचे समझे समझ गए थे। कसानोवा हफ्तों तक गायब रहता था और फिर एक ऐसा खत लेकर वापस आता था जिसे कोई भूल ना पाता। हर बार उसके गैर मौजूदगी से तनाव बढ़ता था। हर वापसी एक तरह की राहत लेकर आती थी। उसकी चुप्पी उसके शब्दों को ताकतवर बना देती थी। उसकी दूरी उसकी मौजूदगी को खास बना देती थी। नेपोलियन ने जोसेफीन को ऐसे खत लिखे जो चाहत और गुस्से, समर्पण और कंट्रोल से भरे थे। उसने उसे हर एहसास कराया, प्यार, जलन, चाहत, डर, और ये भावुक उथल पुथल उसकी आदत बन गई। तो आज आप इसे कैसे अपना सकते हैं? उम्मीद के पैटर्न को तोड़ें। अगर आप उसके मैसेज का जवाब तुरंत देना बंद करो, थोड़ा धीमे चलो, चुप्पी को अपनी भाषा का हिस्सा बनने दो। अगर तुम लगातार डेट्स की बात करते रहोगे तो उन्हें थोड़ा थोड़ा करके रखो। रुचि को रोजमर्रा की आदत की जगह बनने दो। उसे सोचने दो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे तुम्हारी याद आए। भावनात्मक उलटफेर पैदा करो। दयालु बनो, लेकिन कभी सहज मत हो जाओ। समर्पित रहो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। गर्मजोशी दिखाओ, लेकिन अपनी रहस्यमयता को भी जीने दो। उसका ध्यान तुम्हारे प्रति कम होने दो, क्योंकि तभी वो उसे वापस पाने के लिए लड़ाई करेगी। मकसद ये नहीं कि वो तुम्हारी दिलचस्पी पर शक करे, बल्कि ये है कि वो तुम्हारी मौजूदगी की चाहत करे। कुछ अनोखा और खास, क्योंकि हर बड़ी फसाने में एक ऐसा वक्त आता है जब कुछ बदल जाता है, जब उसकी जिज्ञासा जरूरत में बदल जाती है और उसकी दिलचस्पी मजबूरी बन जाती है। फ्रायड ने इसे अपने ज्यादातर सेंसर किए हुए नोटबुक्स में साइकोसेक्सुअल इम्प्रिंटिंग के तौर पर बताया। एक ऐसा फिनोमिनन जहां रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि न कोई तर्क, न कोई सलाह, न कोई दूरी उसे मिटा सकती है। उन्होंने महसूस किया कि जब भावना जोर शोर से बार बार दोहराई जाती है तो शरीर खुद उस पैटर्न को सीख लेता है। ये अब चुनाव नहीं रह जाता, ये रिफ्लेक्स बन जाता है। वो तुम्हें प्यार करना बंद कर देती है जैसे वो इंसान। वो तुम्हें एक ऐसी हालत की तरह चाहने लगती है। फ्रायड के सबसे डरावने मामलों में से एक में एक महिला थी जो एक आदमी से गहराई से जुड़ी हुई थी, जो खुलेआम उससे बुरा व्यवहार करता था। उसे कई बार छोड़ने का मौका मिला, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया। जब फ्रायड ने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने एक दिल दहला देने वाला जवाब दिया, जब मैं उसके साथ होती हूं तो मुझे खुद जैसा महसूस होता है। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं था, ये कुछ कहीं ज्यादा गहरा था, एक जैनिक लंगर जो भावना के जरिए बनता है। और आधुनिक विज्ञान अब वही साबित करता है जो फ्रायड कभी सिर्फ महसूस कर सकता था। ब्रेन इमेजिंग बताता है कि प्यार और डर एक ही दिमागी रास्तों को सक्रिय करते हैं। तो जब वो दोनों महसूस करती है तो लगाव अटूट हो जाता है। यही चाहत का काला पहेली है। उसे जो जोड़ता है वो शांति नहीं, बल्कि उलटफेर है। MRI स्कैन अब वो दिखाते हैं जो फ्रायड को सदी पहले सिर्फ महसूस हुआ था, कि जुनूनी प्यार वही दिमागी हिस्से एक्टिव करता है जो कोकीन की लत में, वही नेटवर्क जो खुशी, जुनून और तड़प को बढ़ावा देता है, वही इनाम प्रणाली जो नशेड़ी को नशे से जोड़ती है, वही प्रेमियों को एक दूसरे से जोड़ती है। और ये हालत इंसान की जिंदगी कुछ ऐसे गहरे जज्बाती तजुर्बों से जुड़ी होती है जिनमें खुशी और दर्द दोनों का मेल होता है। फ्रायड ने यह समझा कि दिमाग आराम को नहीं, बल्कि उलट पुलट हालात को याद रखता है। वो चैन की जगह उस तूफान को याद रखता है जिसने उसे जीता महसूस कराया। यह सफर शुरू होता है उस चीज से जिसे साइकोलॉजिस्ट्स मेहनत का औचित्य कहते हैं। जब कोई इंसान किसी रिश्ते में गहरी भावनात्मक ताकत लगाता है, खासकर जब उसमें झगड़ा, अनिश्चितता या दर्द होता है, तो दिमाग खुद की कहानी बदल देता है। वो खुद को यकीन दिलाता है कि यह संघर्ष करने लायक इनाम जरूर होगा। दर्द सहना प्यार का सबूत बन जाता है। जितना ज्यादा वो लड़खड़ाती है, उतना ही उसका लगाव गहरा होता जाता है।
2016 की येल स्टडी में पाया गया कि वो महिलाएं जो रिश्ते की शुरुआत में भारी मानसिक उथल-पुथल झेलती हैं, उनका रिश्ता उन महिलाओं से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है जिनका रिश्ता बिल्कुल सीधा-साधा और सही चलता है, क्योंकि दिमाग तीव्रता को महत्व समझ बैठता है, वो एड्रेनालिन को मतलब समझता है। फ्रायड ने भी एक ऐसी सीमा का जिक्र किया है जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। ये वो ज़रूरी वक्त होता है जब 3 से 6 महीने की गहन बातचीत के दौरान आकर्षण मनोवैज्ञानिक से भावनात्मक स्तर पर बदल जाता है। शारीरिक, अगर तुम इस सीमा को पार कर पाओ तो उसका शरीर तुम्हारी मौजूदगी को एक जिंदगी से भरपूर एहसास से जोड़ देता है। अगर नहीं कर पाओ तो आगे की कोई कोशिश भी वैसा असर नहीं छोड़ पाएगी। ये वो पल होता है जब भावना याद बन जाती है, जब तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा दर्द देने लगती है। इतिहास के माहिर प्रेमी इस बदलाव को जगाने का तरीका समझते थे। कासानोवा खुशी और डर के बीच झूलता रहता था, अपनी प्रेमिकाओं को आधी रात की गोंडला सवारी पर ले जाते हुए अंधेरे में वेनिस की नहरों में धीरे धीरे बसी कविताओं और अनजाने के रोमांच के बीच हर धड़कन एक रस्म बन गई, हर सांस उसकी यादों का एक टुकड़ा बनकर उसके शरीर में खुद गई। ये जबरदस्त एहसास दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं, ये महसूस करके पहचान बनाते हैं। तो इसे कैसे इस्तेमाल करें बिना खुद को नुकसान पहुंचाए? तीव्रता के नाम पर खुद को स्थापित करो। रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगानी से दूर रहो। ऐसे जज्बाती और संवेदी अनुभव बनाओ जो वो कभी ना भूले। जब वो तुम्हारे साथ हो उसे आराम और उथल पुथल दोनों महसूस कराओ, सुरक्षा भी और एक ही पल में सस्पेंस भी, क्योंकि इसी विरोधाभास में यादें जन्म लेती हैं। कॉन्ट्रास्ट की ताकत को समझो। एक ही रात में खुशी और गहराई दोनों को महसूस कराओ। उसकी हंसी को खामोशी के साथ गूंजने दो, गर्माहट को रहस्य से मिलने दो। उसका नर्वस सिस्टम कभी पूरी तरह आराम ना करे, क्योंकि जो कभी आराम नहीं करता वो कभी नहीं भूलता। कभी आराम की आदत मत डालो। जब तुम्हारी मौजूदगी उम्मीद के मुताबिक हो जाती है तो छाप कम होने लगती है। जादू तब खत्म हो जाता है जब दोहराव लय की जगह ले लेता है। आखिर में वो मर्द जो किसी औरत पर गहरी छाप छोड़ते हैं वो नहीं होते जो उसे सबसे ज्यादा देते हैं, वो नहीं, बल्कि जो उसे हर एहसास दिलाते हैं, जो भावना को रिवाज में बदल देते हैं और रिवाज को यादों में। फ्रॉइड को यह समझ आ गया था, इस वक्त ये कोई बहकाना नहीं है, बल्कि भावनात्मक रीप्रोग्रामिंग है, पहचान का ट्रांसफर है, प्यार का नहीं। जब कोई औरत उस सीमा को पार कर जाती है तो वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असलियत के लिए नहीं प्यार करती, वो अपने उस हिस्से को प्यार करती है जो तुम्हारे सामने जाग उठता है। तुम उसकी जिंदगी की झलक बन जाते हो, उसकी सबसे ज्यादा ऊर्जा की निशानी। यही असली ताकत है। अब वो तुम्हारे पीछे नहीं भागती, वो उस एहसास के पीछे भागती है जो तुम उसके अंदर जगाते हो। और जब वो तुम्हारे होने को उस हालत से जोड़ लेती है तो उस बंधन को तोड़ने में सालों, कभी कभी दशकों लग जाते हैं। और ये ताकत फ्रॉइड ने कहा था सिर्फ उन्हीं पुरुषों के पास होती है जो 3 हथियारों को अपना लेते हैं। भावनात्मक गहराई जो उसके पूरे सिस्टम में एड्रेनलिन और डोपामिन भर देती है। कॉन्ट्रास्ट जो गर्मजोशी और रहस्य, नजदीकी और दूरी के बीच एक नाजुक तालमेल बनाता है। मौजूदगी वो सुकून जो हर खामोशी को आकर्षक बना देता है। क्योंकि जब तुम इस ताल को नियंत्रित करना सीख जाओ, तुम अब कनेक्शन के पीछे नहीं भागते, तुम उसे अपने काबू में रखते हो। संवेदी यादें सिर्फ उन पलों तक सीमित होती हैं जो बेहद तीव्र होते हैं, जो त्वचा के नीचे एक निशान छोड़ जाते हैं। ये यादें तूफानों को याद रखती हैं, धूप को नहीं। ये भावनाओं की तेज बिजली से चिपकती हैं, शांति की आरामदायक स्थिति से नहीं। एक बार ये उत्तेजनाएं सक्रिय हो जाएं, तो वापस लौटना मुश्किल होता है। वो अब तुम्हें नहीं चाहती, वो उस हालत को चाहती है जो तुम उसके अंदर जगाते हो। तुम उसके भावनात्मक नशे बन जाते हो, उसकी अपनी जिंदगी का आईना। और यहीं फ्रायड ने एक ऐसी सच्चाई पकड़ी जो समाज, जो सच का सामना करने से अभी भी इनकार करता है। सच्ची मोहब्बत की कहानियां मिठास पर नहीं बनती, ये तो जुनून और गहराई पर टिकी होती है। पैशन रोजमर्रा की आदतों में नहीं टिक पाता। और जो लड़के यादगार बनते हैं वो नहीं जो वादे करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बदलाव ला देते हैं। वो उसकी सोच नहीं, उसकी रसायन क्रिया बदल देते हैं, उसके नर्वस सिस्टम पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो याद रखो, उसके लिए सबसे अच्छा आदमी बनने की कोशिश मत करो। ऐसा बनो जो कोई दूसरा दोहरा ना सके। वो लम्हा बनो जिसे वो फिर से जी ना सके। वो खामोशी बनो जो आज भी उसे परेशान करती हो उसके लिए। क्योंकि एक बार जब उसने इसका स्वाद चखा तो बाकी सब कुछ फीका, बेरंग, अधूरा लगने लगेगा।
अगर ये बात तुम्हें हिला गई है, अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ गहरा छू लिया है, तो अपने आप से पूछो, क्या तुम ऐसे और कंटेंट चाहते हो जो तुम्हें झकझोर दे, जो पुराने ढर्रे तोड़ दे, जो भ्रमों को चीर कर सामने लाए? क्योंकि ये कच्ची सच्चाई खुद ब खुद टिक नहीं पाती। यहाँ कोई फिल्टर नहीं, कोई मन को बहलाने वाली झूठी बातें नहीं, सिर्फ ऐसे विचार हैं जो तुम्हारे विश्वासों को चुनौती देते हैं और तुम्हें आधुनिक जिंदगी की बेहोशी से बाहर निकालते हैं। तुम्हारा मकसद जिंदगी में आधे अधूरे तैरते रहना नहीं था। जागो, तुम्हें इसलिए बनाया गया है ताकि तुम वो देख सको जो बाकी सह नहीं पाते। अगर तुम चाहते हो कि आवाज आजाद रहे, अगर तुम उन लोगों के साथ खड़े होना चाहते हो जो आसान झूठों से इनकार करते हैं, तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करो। तुम इस चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक बयान के तौर पर शोर के खिलाफ एक विद्रोह। यह सरल है लेकिन ताकतवर भी। हर क्लिक, हर शेयर धोखे के खिलाफ एक वार है, एक कदम उन साफ, मजबूत और बेबाक लोगों की पीढ़ी के करीब। ऐसे लोग जो सच को भेद पाते हैं, आराम नहीं। वो मर्द जो मनपसंद चालाकियों को ठुकराते हैं, वो मर्द जो आसान रास्ते की बजाय साफगोई चुनते हैं। असली सहूलियत यही है, हम अपनी आंखें खोलते हैं और साथ उठते हैं, सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि जागरूक दिमागों की एक मुहिम के रूप में। क्योंकि दुनिया तब नहीं बदलती जब मर्द ज्यादा जोर से बोलते हैं, दुनिया तब बदलती है जब मर्द साफ साफ होते हैं, और वही साफ गोई तुम्हारी क्रांति है।